नाउ जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है एप्लीकेशंस ऑफ मिलर थ्योरम। सो एप्लीकेशंस ऑफ मिलर थ्योरम में मैं वही चीजें डिस्कस करूंगा जो मैंने ऊपर डिस्कस की हैं, लेकिन एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस हम लोग करेंगे। जैसा मैंने आपको बोला कि मिलर थ्योरम जो है वो तब यूज किया जाता है जब इनपुट और आउटपुट नोड के बीच में रजिस्टर या कैपेसिटर पाया जाता है या कनेक्टेड होता है। तो हम यहां पर देखेंगे कि जब इसे यूज करते हैं तो फॉर्मूलेस क्या होते हैं, किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम यहां पर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो हम करेंगे व्हेन रजिस्टर R is connected between इनपुट एंड आउटपुट नोड। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगी। तो यहां पर अगर मैं फिगर ड्रॉ कर लूं तो सपोज करिए इनपुट और आउटपुट नोड के बीच में आपका रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है, नोड 1, नोड 2 और जो नोड 3 है हमारा वो यहां पर ग्राउंड है। तो यहां पर मैं नाम भी लिख देता हूं सबके। जो आपका नोड 1 होगा, नोड 1 ये है आपका इनपुट, नोड 2 जो है हमारा वो है आउटपुट नोड, और नोड 3 जो है हमारा ये है आपका ग्राउंड। तो यहां पर नोड 1 इनपुट नोड और नोड 2 आउटपुट नोड के बीच में एक R रजिस्टर कनेक्टेड है। तो इसे आप किस तरीके से बना सकते हैं मिलर थ्योरम के थ्रू? तो आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग मिलर थ्योरम, इसे आप बना सकते हैं नोड 1, नोड 2 और ग्राउंड। बेसिकली नोड 1 और ग्राउंड के बीच में एक रजिस्टर आप लगा सकते हैं, और नोड 2 और ग्राउंड के बीच में भी आप एक रजिस्टर लगा सकते हैं। तो बेसिकली आप नोड्स के यहां पर नाम शो कर दीजिए, नोड 1, 2 एंड 3। तो आप देख सकते हैं कि जो रजिस्टर आपका नोड 1 और नोड 2 के बीच में कनेक्टेड था, इनपुट नोड और आउटपुट नोड के बीच में कनेक्टेड था, अब वो बेसिकली नोड 1 और ग्राउंड के बीच में कनेक्टेड है और नोड 2 और ग्राउंड के बीच में कनेक्टेड है। तो यही होता है आपका मिलर थ्योरम। लेकिन क्या R की वैल्यू ली जाती है? नहीं, वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। वैल्यूज किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं ये अभी मैं आपको शो करूंगा, और जो मैं आपको फॉर्मूला शो करूंगा उसका यूज मैं आपको शो करूंगा PSM में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहां पर इसे मैं नाम दे देता हूं RA/RB। ठीक है, जैसा मैंने बाइसिंग रेजिस्टेंसेस के लिए RA और RB नाम यूज किया हुआ है, वैसे आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट नोटेशंस मैंने लिए हुए हैं। तो RA का जो फॉर्मूला होता है आपका ये होता है R/1 - AV, और AV नोटेशन हम बहुत अच्छे से समझते हैं, हमने बहुत बार कैलकुलेशन किया है। AV आपका क्या होता है? वोल्टेज गेन। उसी तरीके से जो RB है वो होता है R/1 - 1 AV। तो यहां पर ऑल्दो हम जानते हैं, लेकिन मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूं, वेयर AV इज वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमने दो नोटेशन यूज किए हुए हैं थ्रू आउट द एम्पलीफायर एनालिसिस। एक हमने यूज किया है AVS और एक किया है AV। तो AVS जो होता है वो वोल्टेज गेन विद सोर्स होता है, और AV होता है नॉर्मल वोल्टेज गेन। ठीक है ना, जो हम मॉडल के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो आप अपने नोट्स में सारी चीजों को देखते चलिए, सारे नोटेशन क्लियर रखिए। देखिए टॉपिक बहुत लेंथी है एम्पलीफायर वाला, बहुत सारे फॉर्मूले आप स्टडी करते हैं, बहुत सारे डेरिवेशन आप देखते हैं, तो आप कंफ्यूज जरूर होंगे। लेकिन अगर जो नोटेशंस मैंने आपको समझाए हैं वो सारे नोटेशंस आप शुरू से आखिरी तक लेकर चलेंगे तो आपको बहुत कम कंफ्यूजन रहेगा। आपको सिर्फ फॉर्मुलेज में कंफ्यूजन रहेगा, उसको भी आप बार बार प्रैक्टिस करके आप रिमूव कर सकते हैं। तो नोटेशंस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो AV आपका क्या हो गया? वोल्टेज गेन। यहां पर अब अगर हम डिस्कस करें, जैसा मैंने आपको बोला है बार बार कि कॉमन इमीटर एम्पलीफायर ही मैक्सिमम आप यूज करते हैं। शुरुआत में तो आप सारे कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करते हैं, लेकिन आगे जैसे जैसे आप चलते जाएंगे कॉमन इमीटर पर ही आपका फोकस होता चला जाएगा। और हम जानते हैं कि कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के लिए, फॉर कॉमन इमीटर एम्पलीफायर AV is much greater than 1.
सो फॉर कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, जैसा हम जानते हैं कि AV इज मच मच ग्रेटर देन 1, आप अपने नोट्स में चेक कर सकते हैं, PSA में जो हमने प्रॉब्लम की है उसमें भी आप देख सकते हैं कि AV की वैल्यू कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के लिए 100 या 100 से ऊपर ही आती है। तो चूंकि AV बहुत ज्यादा बड़ा होता है 1 से कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के लिए, तो आप इस पॉइंट को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो 1/AV है वो बहुत ज्यादा क्या होगा, छोटा होगा 1 से। क्लियर है पॉइंट? तो आप इस पॉइंट को भी समझ सकते हैं कि जो RB है आपका, काफी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको कराने जा रहा हूं एनालिसिस। RB जो है आपका, उसे आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/AV अगर बहुत ज्यादा छोटा है 1 से, तो 1 - 1/AV, तो 1/AV अगर आप नेग्लेक्ट करते हैं 1 के रेस्पेक्ट में, तो R/1, तो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल बचेगा आपका, R के इक्वल। ये जो अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको भी कराया है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे या आप न्यूमेरिकल जब खुद से भी ट्राई करेंगे, तो आप देखेंगे कि बिना इस अप्रोक्सीमेशन के आप प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि AV के लिए आपको RB चाहिए होता है। अगर आप पुराने टॉपिक बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं तो आपको वो क्लियरिटी मिलेगी कि AV वोल्टेज गेन जब हम निकालते हैं तो हमें आउटपुट बाइसिंग रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो AV के लिए हमें RB चाहिए और RB के लिए AV चाहिए, तो आप एक लूप में फंस जाएंगे और कभी भी प्रॉब्लम हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें AV की वैल्यू का एक अप्रोक्सीमेशन लेते हुए कि बहुत हाई वैल्यू होती है, 1/AV बहुत स्मॉल होगा 1 से, ये समझते हुए हमें RB की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेट करनी होती है R के इक्वल। क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि RA को तो आप R/1 - AV लेंगे, लेकिन RB को आप अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल लेंगे, R के। लेकिन आपको ओरिजिनल फॉर्मूला भी माइंड में रखना है। अगर किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला ही दे दे ऑप्शन में, तो फॉर्मूला आपको RB का यही देगा, R/1 - 1/AV। तो आपको दोनों चीजों में क्लियरिटी होनी चाहिए। क्लियर है? नाउ यहां पर जो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा यहां पर कि व्हेन रजिस्टर इज कनेक्टेड बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट नोड, तब आप किस तरीके से एनालिसिस करेंगे। अब जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड। सो व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट नोड, तो पहले मैं आपको यहां पर फिगर शो कर देता हूं, फिर मैं आपको फॉर्मुलेज यहां पर बता देता हूं। तो यहां पर नोड 1 और नोड 2 फिर से हमने इनपुट नोड और आउटपुट नोड लिए हैं, नोड 3 हमने फिर से ग्राउंड लिया है, और आप देख सकते हैं कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस वैल्यू है C, वो कनेक्टेड है आपका इनपुट नोड और आउटपुट नोड के बीच में। नोड 3 आपका वापस से ग्राउंड है। तो मिलर थ्योरम के थ्रू आप क्या लिख सकते हैं इसे, तो बाय यूजिंग मिलर थ्योरम, जो कंसेप्ट है वो सेम है, सिर्फ फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा आपका। आप यहां पर मिलर थ्योरम के थ्रू इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं मिलर थ्योरम के थ्रू हमने बिल्कुल सेम फिगर बनाया हुआ है। फिगर में कोई चेंज नहीं, जैसा मैंने बोला कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ जो वैल्यूज हमने लिखी है, फॉर्मुलेज जो हमने लिखे हैं RA RB के, वो अलग होंगे CA CB के। तो फिगर आपका बिल्कुल सेम है। आप देख सकते हैं फिर से नोड 1 और नोड 3 के बीच में CA आ गया और नोड 2 और नोड 3 के बीच में CB आ गया। तो यहां पर अगर मैं फॉर्मुलेज आपको शो कर दूं, तो जो CA होता है आपका, ये होता है आपका C1 - AV। तो बेसिकली जो लास्ट टाइम हमने जो रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा उसमें जो डिवाइड में था 1 - AV, वो यहां पर अब मल्टीप्लीकेशन में हो गया, और CB होता है C × 1 - 1/AV। तो बस इस तरीके से आप यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन अगर आप चाहे तो अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के लिए, चूंकि 1/AV जो होता है वो बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, तो इसलिए आप 1/AV को 1 के रेस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सेम एनालिसिस आप कर सकते हैं फॉर कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। आप चाहें तो अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं CB = C। क्लियर अच्छे से? तो वैसे भी अगर मैं आपको याद रखने का तरीका बताऊं तो हमेशा याद रखिए, जैसे आप नेटवर्क्स थ्योरी में भी पढ़ते हैं, सर्किट एनालिसिस में भी आप पढ़ते हैं, कि जितने भी फॉर्मूले रेजिस्टेंसेस के होते हैं, रजिस्टर के होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं कैपेसिटर के। तो आप इस तरीके से जनरली याद रखते हैं। तो आप देख सकते हैं रजिस्टर वाले फॉर्मूले में जिस तरीके से डिवाइड हुआ, तो कैपेसिटर वाले फॉर्मूले में उस तरीके से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। बिल्कुल आप इस तरीके से इसे याद रखिए। दोनों का कंसेप्ट, दोनों का यूज बिल्कुल सेम है कि जब भी इनपुट नोड और आउटपुट नोड के बीच में कोई भी रजिस्टर या कैपेसिटर पाया जाएगा, तो उसे आप इनपुट नोड और ग्राउंड के बीच में एंड आउटपुट नोड और ग्राउंड के बीच में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
एंड ये जो सेकेंड लर्निंग आउटकम है एप्लीकेशंस ऑफ मिलर थ्योरम, ये भी आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।